चलिए देखिए द्विघात समीकरण। सबसे पहले देख लीजिए इसका मानक रूप। मानक रूप जिस प्रकार से आपको बताए थे द्विघात बहुपद वाला, बिल्कुल सेम रहेगा। द्विघात बहुपद से रिलेट करेगा द्विघात समीकरण का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। द्विघात बहुपद वाले में लिखते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, किसके साथ? एफ एक्स के साथ। ये था बहुपद। बहुपद तो अब यहाँ पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में बराबर 0 लगा देंगे, इधर एफ एक्स नहीं लिखना है, सिर्फ बराबर 0। तो ये बन गया इसका मानक रूप। मानक रूप का क्रम होता है, एक तो क्रम होता है आरोही क्रम और दूसरा क्रम होता है अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम अवरोही क्रम दोनों लिखे जाते हैं घात से। घात से ही तो लिखे जाएंगे। जैसे इसमें लिखा है स्क्वायर, इसकी एक घात, इसमें कोई घात नहीं है, तो ये कौन सा क्रम बना रहा है? घट रहा है, घट रहा है, अवरोही क्रम बना रहा है। इसके बाद वाला आरोही, आरोही लिखें अगर तो क्या हो जाएगा? सी प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये कौन सा क्रम बनाएगा? इसका आरोही क्रम बनाएगा, ये अवरोही क्रम बनाएगा। तो ये होता है इसका मानक रूप। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो आया आपका आरोही क्रम में, दूसरा आया अवरोही क्रम में। इसमें भी अगर घातांक पूछे तो आप घातांक वही बताएंगे जो घातांक बहुपद वाले में बताते थे, बड़ा वाला घातांक। कौन से लेने? बड़ी घात। तो इसमें भी वही रहेगी, बड़ी घात। गुणनखंड करते थे उसके। गुणनखंड कैसे गुणनखंड करते थे? मध्य पद को तोड़कर, मध्य पद को तोड़कर। तो इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे, मध्य पद को तोड़कर ही गुणनखंड करेंगे। एक थोड़ा सा बोल दीजिए द्विघात समीकरण पहले बोलिए। तो द्विघात समीकरण फिर से 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। देखिए ये पहला समीकरण आया 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3। ना तो ये आरोही क्रम में फिट है ना ही अवरोही क्रम में फिट है। तो या तो इसको आरोही बना लीजिए या तो अवरोही बना लीजिए। तो मानक रूप ज्यादातर ये वाला चलता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो पहले स्क्वायर वाला, फिर एक घात वाला, फिर बिना घात वाला। तो पहले स्क्वायर वाला 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 बराबर 0 के गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड कीजिए। तो हम इसके कर दें गुणनखंड मध्य पद को तोड़कर। 3 का गुणा करवाइए 2 में, तो 3 दुनाई 6x स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि बीच में 3 आ जाए। हमको चाहिए बीच में 3। 6x स्क्वायर के गुणनखंड कराने हैं, बीच में 3 लाना है, नहीं हो पाएगा। कहाँ हो रहा है? 3 दुनाई 6। तो समीकरण ऐसा बोलना था तुमको कि जिसके गुणनखंड हो जाए। अगर मानक रूप में लिखना था तो ये मानक रूप में तो हो ही गया, हमको गुणनखंड चाहिए। गुणनखंड, इसके गुणनखंड नहीं हो पा रहे हैं। देखिए 3 दुनाई 6, 3 दुनाई 6 तो हो गया, एक्स स्क्वायर भी लग गया। अब इस 6x स्क्वायर के गुणनखंड करने के बीच में 3 आ जाए, तो बीच में 3 नहीं आएगा भाई। 6 एक कम 6 करेंगे, 6 से 1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। 3 दुनाई 6 करेंगे तो 3 दुई 5 ही रह जाता है। गुणनखंड इसके नहीं बन रहे हैं, तो मध्य पद को तोड़कर नहीं बनेंगे। और कोई नियम है अगर पूर्ण वर्ग बनाकर तो उसको कर सकते हैं, लेकिन अब उसको करेंगे नहीं। तो इसके गुणनखंड नहीं करना, इसको लिख दीजिए सिर्फ मानक रूप में। मानक रूप में लिखिए, ये प्रश्न था इसका। दिए गए द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखिए। तो ये इसका हो गया मानक रूप 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 3। यदि गुणनखंड वाला सवाल बनाए तो देखिए 3 दुनाई 6, तो यहाँ 5 कर दें। यहाँ पे कितना कर दें? 5 कर दें। अगर यहाँ हम 5 कर दें तो आ जाएगा। ये देखिए ये कर दिए 5। 6 एक कम 6, 6 में से 1 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इसको छोड़िए, अब ये वाले के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड, इसके गुणनखंड कीजिए। 3 2 5 से नहीं आएगा। 3 2 5 इसलिए नहीं आएगा कि इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। 6 एक कम से करेंगे तो 6 से 1 घटा देंगे तो एक माइनस भी आ जाएगा, एक प्लस भी आ जाएगा। तो यहीं पे ध्यान देना है। तो ये यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर। 6 एक कम 6 करें अगर, तो ये हो जाएगा प्लस का 6x और माइनस का x। 6x से 1 x घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 5x और माइनस 3 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन कौन सी संख्या आ रही है? तो इन दोनों में कॉमन आ रही है 2x। इसको यहाँ से हटाइए, ये 2x, यहाँ से बचेगा सिर्फ x प्लस 2 तिहाई 6।
माइनस वाली संख्या में -1 कॉमन रहेगा, -1 कॉमन ले लेंगे, इसके बाद इसमें से x प्लस 3। देखिए बिल्कुल सेम जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जैसे बहुपद वाले गुणनखंड करते थे वैसे इसके गुणनखंड कर रहे हैं। एक कोष्टक में लिखिए x प्लस 3, तो दूसरे में लिखिए 2x माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएंगे इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड। पहला स्टेप आया आपका मानक रूप में लिखिए, तो मानक रूप में लिखना आप सीख गए। इसके बाद करें घातांक में, बड़ी घात वाली घातांक लिख देंगे, फिर आ रहा है गुणनखंड करना, तो ये हो जाए गुणनखंड। अब गुणनखंड के बाद अगले नंबर में आएगा इसके साथ मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। मूल किसके ज्ञात करेंगे? द्विघात समीकरण के। द्विघात समीकरण लिखा है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इसके पहले वाले में पढ़ते थे इसके शून्यक ज्ञात कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अंतर है तो वर्ग का, इसमें शून्यक इसमें मूल, विधि सेम रहेगी। सेम इसलिए रहेगी क्योंकि यदि x प्लस 3 और 2x माइनस 1 इसके गुणनखंड हैं तो इसके मूल हो जाएंगे, यहाँ लिख दें 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6x ना करें 5x करें, 5x माइनस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। ये द्विघात समीकरण, इसके हमको मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करने के लिए ये निकाले थे इसके गुणनखंड। तो ये जो गुणनखंड है इनको यहाँ लिख दीजिए, x प्लस 3 और 2x माइनस 1 बराबर 0। तो ये तो होगा इसके गुणनखंड। इन्हीं गुणनखंडों में एक बार हम यहाँ रखें x प्लस 3, तो देखिए रख दिए x प्लस 3, ये पूरा पद गुणे में है, इसके साथ दिया है, तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो किसके साथ? 0 के साथ, 0 ही ये हो जाएगा, तो ये दो पूरा पद हो गया इसका 0। अब x बराबर देखें तो प्लस 3 अगर दूसरे पक्ष में जा रहा है तो कितना बना रहा है? -3 बना रहा है। एक मूल ज्ञात हो गया, x बराबर -3। x के दो मान आएंगे, दोनों मूल कहलाएंगे। दूसरे नंबर में इसमें आइए, 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/2। तो x के दो मान आए, तो अतः यहां लिख दें, अतः मूल, मूल अल्फा और बीटा, उसमें भी अल्फा बीटा था, इसमें भी अल्फा बीटा है। अल्फा का मान कितना आया इसमें? -3, और बीटा का कितना आया? 1/2। तो ये हो जाएंगे मूल। हो गया, इतना सिंपल सा प्रश्न है। पहले बता रहा था, दूसरा आया, मान लो चौथा आया, मिटा दें अब इसको। अब आगे आएगा इसका विविक्त कर, द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करने के लिए आएगा, तो अब वो बताते हैं विविक्त कर कैसे ज्ञात करते हैं। सुप्रिया देखो इधर, विविक्त कर लिखा है, विविक्त कर, ये लिख दिए। डिस्क्रिमिनेंट, डी बराबर ही हम हमेशा लिखेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कहलाता है विविक्त कर। याद रहेगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मानक रूप ले लीजिए इसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से बी स्क्वायर, यहाँ कोई संख्या रहेगी, यहाँ पे एक संख्या दी रहेगी, तो बी स्क्वायर की जगह संख्या का मान रखेंगे, -4 का गुणा कराएंगे a और c में, तो -4ac ये कहलाएगा इसका विविक्त कर। इसके पहले वाले में आप जब दो चर वाले समीकरण पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था एक हल, अनेक हल या कोई हल नहीं है, इस प्रकार से पढ़े हैं। तो उसी प्रकार से इसमें भी आ जाइए। अब ये जो आ रहा है इसमें जो है रहेगा कि इसके कितने मूल होंगे, दिए गए द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे और मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल होंगे और मूलों की प्रकृति क्या होगी, इसके लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का। देखिए यदि d का मान धनात्मक है, लिख दिए ना, यदि d का मान क्या है? धनात्मक है, तो इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल। d का मान धनात्मक है, d का मान कैसे निकालेंगे? वो पहले सूत्र लिख दिया गया है कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ये मूलों की प्रकृति बताने के लिए है इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो d अगर धनात्मक है तो दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। अच्छा इसके बाद आ जाइए, d बराबर है अगर 0 के, यदि d का मान किसके बराबर है? 0 के, तो इसमें दो समान वास्तविक मूल होंगे, दो समान वास्तविक मूल होंगे।
जैसे उसमें होता था a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये तीनों मान अगर बराबर थे तो हो जाता था अपरिमित रूप से अनेक हल। तो वैसे इसमें क्या है, अगर d बराबर है 0 के तो दो समान वास्तविक मूल होंगे, यानी मूल तो दो रहेंगे लेकिन दोनों का मान बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। यक्स के दो मान आएंगे, दोनों 3 3 रहेंगे, या दोनों 5 5 रहेंगे, या दोनों 8 8 रहेंगे, सेम टू सेम मान आएंगे। तीसरे नंबर में यदि d का मान क्या है, ऋणात्मक है, यदि d का मान ऋणात्मक है तो कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं। बताइए, है सरल। डी का मान निकालेंगे कहां से, यहां से निकालेंगे। डी का मान ज्ञात करने के लिए उसमें एक तो द्विघात समीकरण दिया रहेगा, जो द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसी में से डी का मान ज्ञात कर लेंगे। डी का मान ज्ञात करने के बाद देखेंगे कि डी का मान धनात्मक आया, अगर डी का मान धनात्मक आया तो उसके दो मूल ज्ञात करेंगे। दो मूल कैसे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे लेकिन वास्तविक संख्या में रहेंगे। इसके बाद अगर डी का मान 0 आया तो दो ठो मूल रहेंगे लेकिन दोनों समान मूल रहेंगे। अगर डी का मान ऋणात्मक आए तो कोई मूल नहीं होगा। इसको दूसरे प्रकार से इस प्रकार से लिख सकते हैं, डी इज ग्रेटर देन 0। पहले नंबर वाले को हम लिख सकते हैं डी इज ग्रेटर देन 0, यानी डी का मान बड़ा होना चाहिए 0 से। दूसरे नंबर वाले को लिख सकते हैं डी बराबर 0, ये तो लिखा ही है डी बराबर 0। तीसरे नंबर वाले को लिख सकते हैं डी इज लेस देन 0, डी का मान छोटा है 0 से। डी का मान छोटा तभी होगा जब वो ऋणात्मक होगा, बड़ा तभी होगा जब वो धनात्मक होगा। या तो इस प्रकार से याद रखिएगा या तो इस प्रकार से याद रखिएगा। मुझे तो यही वाला बढ़िया लग रहा है कि प्लस माइनस और 0, प्लस वाले में दो भिन्न और बराबर वाले में दो समान, और ये जो माइनस है इसमें कोई मूल ज्ञात नहीं करना है, फिर उसको छोड़ देना कि इसका मूल ही ज्ञात नहीं होगा। जैसे अभी आया था एक तो प्रश्न जो 3x वाला वो बोल दिया था, तो 3x वाले को हम सिर्फ मानक रूप में व्यक्त कर दिए थे लेकिन उसका मूल ज्ञात नहीं हो रहा था। मूल कैसे ज्ञात होगा, मध्य पद उसका टूट ही नहीं रहा था, मूल उसका नहीं ज्ञात हो रहा था। या तो फिर मूल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग कर दीजिए। देखिए सूत्र भी लिख लीजिए, सूत्र इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। यक्स के दो मान आएंगे, यक्स बराबर ऋण बी धन ऋण अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब गुणनखंड नहीं होते हैं तब हम इस सूत्र का प्रयोग करके उस दिए गए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। मूल ज्ञात करना यानी कि ये देखिए यहाँ से मूल ज्ञात होंगे, एक बार प्लस लगा के मूल ज्ञात करेंगे तो पहला मूल ज्ञात हो जाएगा, फिर दोबारा में माइनस लगा ज्ञात करेंगे तो माइनस का मूल आ जाएगा। प्लस और माइनस से दो मूल यहाँ ज्ञात हो जाते हैं, ये सूत्र है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने। इस चैप्टर में इतना ही है, लगभग मूल ज्ञात करना है और इसका विविक्तकर ज्ञात करना है और बताना है मूलों की प्रकृति क्या है, इतना करना है। नोट कर लीजिए।